नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम देखते हैं भारत में अंग्रेजी शासनकालीन समाज सुधार। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जो प्रश्न है वो हमेशा लगभग पूछे गए हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हम समझेंगे कि जो भारतीय परिस्थितियां रही वो उस समय की क्या रही और अंग्रेजों को जरूरत क्या पड़ी सामाजिक सुधार की, इस तरह से सुधार करने के लिए। उसके बाद उनकी जो क्रियाकलाप रहे अंग्रेजों के, जैसे कि सती प्रथा है, ठगी प्रथा, शिशुवध है, दास प्रथा है, नरबल प्रथा है, ये सारी चीजें उन्होंने समाप्त करी। इसके बाद फिर विवाह संबंधी जो प्रावधान है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ब्रह्मा मैरिज एक्ट, सिविल मैरिज एक्ट या फिर नेटिव मैरिज एक्ट, फिर एज ऑफ कंसेंट बिल, शारदा अधिनियम। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बिल्स हैं। लास्ट ईयर के प्रश्न उठा के आप देखेंगे तो आपको इनसे प्रश्न मिल जाएंगे, तो वो हम यहाँ पे पूरा सेशन में एक कंप्लीट करते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए, अगर इस समय की परिस्थितियों की बात करें, यानी जो 1608 में अंग्रेज आए और तब से लेकर के 1757, फिर 1857 और 1857 से लेकर 1947 तक का जो एक क्रियाकलाप रहा, उसमें मेनली क्या चीजें रही कि जो भारतीय परिस्थितियां थी वहां पे रूढ़ियां विद्यमान थी और कुरीतियां विद्यमान थी। जो रूढ़ियां थी, अच्छा एक चीज जो है हम समझ लेते हैं कि रूढ़ियां क्या होती हैं और कुरीतियां क्या होती हैं, डिफरेंस। ठीक है, बेसिक डिफरेंस है। तो देखिए, रूढ़ियों का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि समाज में विद्यमान प्रथाएं, समाज में विद्यमान प्रथाएं जो अब क्या हो, अब अनुपयुक्त हो गई हो, अब अनुपयुक्त हो। ठीक है, उनको हम कहते हैं रूढ़ियां। क्लियर? लेकिन है वो आज भी, बट लेकिन आज भी वो हैं। ठीक है, अब आप इसका अगर देखें कि कौन कौन से, तो आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। और कुरीतियों का जो एक डेफिनेशन आप ये कह सकते हैं, ऐसा होता है कि ऐसी रूढ़ियां, यानी जो समाज पर, जो समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, उनको हम कहते हैं क्या, कुरीतियां। ठीक है, तो अंग्रेजों ने इन सारी चीजों को समाप्त करने की सोची। अब क्यों सोची, ऐसा उनके दिमाग में क्यों आया? देखिए, 14वीं से 16वीं शताब्दी में जब पुनर्जागरण हो रहा था, जिसको हम रेनेसा कहते हैं, 14वीं से 16वीं शताब्दी में जो पुनर्जागरण हुआ, आप हमें कमेंट करके बताइएगा पुनर्जागरण कहाँ हुआ। ठीक है, बेसिक सा प्रश्न है, कई बार आप मतलब पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे धीरे धीरे एक बौद्धिक क्रांति जनरेट हुई वहां के लोगों में। तो बौद्धिक क्रांति, इसी को हम प्रबोधन युग भी कहते हैं, प्रबोधन युग। तो वहाँ के लोगों में एक बौद्धिक क्रांति का जन्म हुआ और वहाँ के लोग तर्क के हिसाब से चीज़ों को सोचने लगे। अब जब उन्होंने किसी भी चीज़ के लिए तर्क का सहारा लिया, तो फिर वो चीज़ों को एक अलग लेवल पे करते, उनके लिए रूढ़ियाँ और कृतियाँ ये सारी चीज़ें कोई बहुत मायने नहीं रखती थी। अब इन्हीं तर्कों से, इन्हीं पुनर्जागरण, इसी प्रबोधन युग से ही जो मतलब अंग्रेज अधिकारी होते थे, वो भारत आते थे। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते जो इससे प्रभावित होते थे। तो वही अंग्रेज अधिकारी भारत आते थे गवर्नर जनरल बन के और सारी चीज़ों को करके। ठीक है, तो फिर उन्होंने भारत में सुधार करने की सोची, भारत में यहाँ पे सुधार करने की सोची। लेकिन एक चीज यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, सुधार उन्होंने वैसे ही किए कि मतलब चलने लायक हो। ऐसा उन्होंने सुधार कोई बहुत बड़ा नहीं किया, ऐसा कोई रिफॉर्म बहुत बड़ा नहीं किया कि जिससे उनके उपनिवेश पे खतरा हो जाए, ऐसे रिफॉर्म उन्होंने नहीं करे। ठीक है, और इन्हीं सारी चीजों से फिर एक अलग चीज का जन्म हुआ, तो उसको हम कहते हैं मानव अधिकार का। यहीं से जन्म होता है कि उनके क्या अधिकार हैं, कैसे हैं, और सारी चीजों सबके बारे में सोचना, ये सब मतलब एक अलग लेवल पे ये सब चीजें चलने लगी। तो यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि उन्होंने उन्होंने किसने, अंग्रेजों ने ऐसे सुधार किए, ऐसे सुधार किए जो, या जिससे उनके उपनिवेश पर, जिससे उनके उपनिवेश पर प्रभाव ना पड़े, उपनिवेश पर कोई प्रभाव ना पड़े, बाकी जैसी चीजें थी वैसी चलती रहें और उसमें ज्यादा कोई वो इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे, कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो ये जो उस समय की भारतीय परिस्थितियां थीं और अंग्रेजों की परिस्थितियां थीं, जिससे वो लोग अपना इन सारी चीजों को करने के लिए तैयार हुए। रूढ़ियां और कुरीतियां आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। हम लोग अक्सर इनका यूज करते रहते हैं कि रूढ़ियां हैं, कुरीतियां, लेकिन जो डिफरेंस होता है वो आपको समझना चाहिए। अब इसके बाद अंग्रेजों ने अपना जो क्रियाकलाप किया वो क्या किया, तो उसमें उन्होंने सबसे पहला काम किया, जो सामाजिक कुरीतियां थी उन पे प्रतिबंध लगाना शुरू किया। अब
कौन कौन सी? तो सबसे पहले सती प्रथा पे उन्होंने रोक लगाई। तो 1829 में बंगाल के 18 ख के 18 ख के 17वें नियम, 17th रूल के द्वारा क्या किया गया? सती प्रथा को, या सती प्रथा निषेध अधिनियम, ठीक है, सती प्रथा निषेध अधिनियम लागू किया गया। ठीक है, अधिनियम लागू किया गया। आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हमने अपने एंशियंट हिस्ट्री के सेशन में किया है कि सबसे पहले सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है और वो किससे रिलेटेड है, इसके बारे में आप हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, गवर्नर जनरल इसमें आप देखेंगे तो वही विलियम बेंटिक था, विलियम बेंटिक। और इनसे जो मतलब इन्होंने जिन्होंने इनकी हेल्प करी थी वो कौन थे? वो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। इनके पिताजी का नाम जानते हैं क्या था? राधाकांत देव। ठीक है, अभी इससे आगे हम जब जाएंगे अपने सोशियो और रिलीजियस रिफॉर्म पे, तो वहाँ पे इनके बारे में डिटेल पढ़ने को मिलेगा कि राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज, ब्रह्म सभा, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, और फिर फाइनली 1829 में तो इन्होंने बंगाल में बैन किया, और 1830 में पूरे देश में लागू। पूरे देश में लागू होने का मतलब जो अंग्रेज अंग्रेज द्वारा शासित क्षेत्र था वहाँ पे लागू, पूरे देश में ये लागू हो गया। ठीक है, तो सती प्रथा के बारे में सबसे पहली जो कुरीति थी, सती प्रथा को इन्होंने फिनिश किया। इसके बाद जो सेकंड आया वो आया ठगी ठगी प्रथा। 1830 में इसको भी बैन किया। तो जाहिर सी बात है विलियम बेंटिक ही रहे उस समय भी। तो ठीक है, तो विलियम बेंटिक के द्वारा ही ये सब किया गया। और इन्होंने जिसकी जिम्मेदारी दी थी ये ठगी प्रथा समाप्त करने के लिए, उनका नाम था और स्लीमैन। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया, तो स्लीमैन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, जिम्मेदारी मिली थी कि ठगी प्रथा को समाप्त किया जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है शिशुवध, यानी कन्या हत्या इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो 1795 में, 1795 के बंगाल के नियम 21 के द्वारा, बंगाल के नियम 21 के द्वारा कानून बनाकर इसको प्रतिबंधित किया गया। कानून बनाकर प्रतिबंधित किया गया, किसको? शिशुवध को। ठीक है, और गवर्नर जनरल अगर इसमें देखेंगे आप कौन था, तो जॉन शोर, जॉन शोर का टाइम पीरियड है ये। और इसमें 1802 में, 1802 में या 1802 के नियम 6 के द्वारा शिशु हत्या को सामान्य हत्या माना गया। नियम 6 के अंतर्गत शिशु हत्या को क्या माना गया? शिशु हत्या को सामान्य हत्या माना गया। ठीक है, सामान्य हत्या माना गया। और इस समय गवर्नर जनरल कौन आ गया था? तो वेलेजली, वेलेजली का ये टाइम पीरियड था। ठीक है, इसके बाद दास प्रथा, तो वो तो चार्टर एक्ट 1823, सॉरी 33, चार्टर एक्ट 1833 के, जो 1833 का चार्टर मतलब ये था, अधिनियम था, इसके द्वारा दासता को समाप्त किया गया, दासता को समाप्त किया गया। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाता है कि दासता को समाप्त कब किया गया, तो वहां पे आपका मतलब जो एक जवाब होगा वो होगा 1843 में, लॉर्ड एलन के टाइम में। 1843 में लॉर्ड एलन के टाइम में, सॉरी एलन के समय इसको समाप्त किया गया। ठीक है, और इनका जो एलन का टाइम पीरियड रहा वो 1842 से 44 तक का रहा है। ठीक है, तो पूरी तरीके से दास प्रथा को समाप्त कब किया गया? 1843 में। और जो शुरुआत करी गई वो चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम से ही शुरू कर दिया गया था, इसको समाप्त करने के लिए, दासों की व्यवस्था सुधारने उधारने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है नरबली प्रथा, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग का टाइम पीरियड रहा इसमें। लॉर्ड हार्डिंग आप इसमें देखेंगे तो इनका जो टाइम पीरियड था कितना था? 1844 से लेकर 48 तक का, मतलब एलन के बाद ही वो आए। तो लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया? खोंड जनजाति, खोंड जनजाति में प्रचलित नर बलि प्रथा को, प्रचलित नर बलि प्रथा को क्या किया? नर बलि प्रथा का दमन करने के लिए, दमन करने के लिए किसको नियुक्त किया था?
उनका नाम था कैंपबेल। कैंपबेल की नियुक्ति की थी। ठीक है। तो ये जो मतलब कुछ कुरीतियां थी, जैसे कि सती प्रथा है, ठगी प्रथा है, शिशुवध है, दास प्रथा है और नरबलि प्रथा है, इनके बारे में अंग्रेजों ने कुछ इस तरह से सामाजिक सुधार जो करने थे उनको किए। लेकिन ये सब वही सुधार किए जो मतलब वही फिर मैं कहूँगा आपसे कि जो उनका उपनिवेश था उससे कोई ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता था, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने करी। इसके बाद कुछ विवाह संबंधी प्रावधान है, उसमें भी सुधार उन्होंने किए। तो सबसे पहला जो विवाह संबंधी प्रावधान है वो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, आप जानते हैं लॉर्ड कैनिन के टाइम में है ये, कैनिन का। और इसी के बाद फिर 1857 का विद्रोह हुआ और इसमें जो सहयोग किया था जो भारतीय थे उनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसमें सहयोग किया था। ठीक है। इसी में उन्होंने पूरे देश में सिग्नेचर करा के और सारी चीज़ें ये सब करी। इसके बाद फिर ब्रह्मा मैरिज एक्ट टाइम पीरियड 1872, और इसमें क्या था कि अंतरजातीय विवाह एवं विधवा विवाह से संबंधित ये अधिनियम है। अंतरजातीय विवाह और विधवा विवाह से ये संबंधित अधिनियम है। और इसमें जो जिस भारतीय ने मदद की थी उनका नाम है केशव चंद्र सेन ने इसमें हेल्प की थी। इसके बाद फिर नेटिव मैरिज एक्ट या सिविल मैरिज एक्ट, ये केवल किसके लिए था? ओनली फॉर इंडियन, यानी केवल भारतीयों के लिए ये था, केवल भारतीयों के लिए। क्लियर? 1872 में आया। और इसमें बाल विवाह निरोध हेतु ये अधिनियम लाया गया था। ठीक है। और इसमें विवाह क्या उम्र का निर्धारण किया गया। तो उसमें ये कहा गया कि जो मिनिमम एज होगी मैरिज की वो होगी 18 ईयर, और जो मैक्सिमम एज होगी मैरिज की वो होगी 44 ईयर। ठीक है। ये जो नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में आया इसमें ये कहा गया। कई बार मैचिंग के लिए प्रश्न पूछा है कि नेटिव जो मैरिज एक्ट है वो कब हुआ है। देखिए इसमें जितने भी चीज़ें हैं कई बार इसमें जो मतलब ऐसे 4 ऑप्शन में दे के 4 ईयर दे के आपको मैच करने के लिए इस तरह से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर एज ऑफ कंसेंट बिल यानी सहमति आयु अधिनियम 1892 में ये आया, और बीएम मालावारी के सहयोग से हुआ था ये। तो बीएम मालाबारी के सहयोग से किसने किया था? लॉर्ड लैंसडाउन ने सहयोग से, लॉर्ड लैंसडाउन के समय ये अधिनियम बना, के समय। और इसमें जो गर्ल्स की एज रखी गई, यानी लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु रखी गई, यानी लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु में, लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु में कमी की गई। ठीक है। और वो क्या हो गई? वो हो गई 12 वर्ष। ठीक है। नेटिव मैरिज एक्ट में कितना था? वो 18 वर्ष था, यहाँ पे 12 वर्ष कर दिया। इसके बाद फिर शारदा एक्ट, शारदा अधिनियम, कई बार इससे प्रश्न पूछा गया है। 1929 में ये आया। किसके टाइम में आया? तो उस समय लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड में आया। और इसमें भी वही मेल और फीमेल की जो एज थी वो डिसाइड करी गई थी। तो पुरुष की जो आयु थी वो कितनी? 18 वर्ष, मतलब ये मिनिमम है। और जो महिला की आयु है वो कितनी होनी चाहिए? वो 14 वर्ष, ये मिनिमम है। ठीक है। तो ये जो शारदा अधिनियम की चीज़ें थी ये सारी हमने यहाँ पे देखी। देखिए यहाँ पे विवाह संबंधी जो प्रमुख प्रावधान थे इनसे मतलब मैच करने के लिए प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। आप लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। क्लियर? और बाकी जो कुरीतियाँ थी, सामाजिक कुरीतियों जैसे कि सती प्रथा, ठगी प्रथा, शिशुबद्ध, दास प्रथा, नरबली प्रथा, और विवाह में फिर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ब्रह्मा मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट, एज ऑफ कंसेंट बिल एंड सारदा सारदा एक्ट। तो ये जो है इनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिएगा, प्रश्न लगभग इससे पूछे जाते हैं। ठीक है। तो सेशन को समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हाँ, चैनल को अभी तक जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, बाकी दूसरों को भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।